हेलो दोस्तों, स्टडी विद जादू में आपका स्वागत है। आज है 9 नवंबर। 9 नवंबर आज का दिन है संडे। तो संडे को हमारी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आती है। तो आज करेंगे क्या? तो आज जितने भी हम सप्ताह भर में करंट अफेयर्स के वीडियो डाले हैं, जाकर उनको रिवीजन करिए अच्छे से। और संडे के दिन हमारी एक ऐसी सीरीज रहेगी, मतलब ऐसे स्पेशल वीडियो रहेंगे जो कि मेंस के अप्रोच पे और कुछ टॉपर्स की कॉपी पे चर्चा करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि मेंस में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, उन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम हिंदी के टॉपर्स की कॉपी दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि हिंदी में अच्छे नंबर कैसे लाएं। और एक बात यह भी है कि हिंदी में आप कितना भी पढ़ लें, यदि आपकी प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है तो आपके नंबर 100+ नहीं जाने वाले हैं। तो हिंदी में प्रस्तुतिकरण का बहुत बड़ा रोल है। और हम ये भी बता दें कि मेंस के जितने भी विद्यार्थी हैं, हिंदी और निबंध 2 पेपर को सभी लोग बहुत कम महत्व देते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इनका महत्व देखें तो ये सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अब अभी 2024 का जब रिजल्ट आएगा मेंस का फाइनल, आप देखेंगे मार्कशीट की ढेर लगी होगी। जिनके सिलेक्शन नहीं हुए होंगे उनके हिंदी और निबंध के पेपर में औसत नंबर 80-85 दोनों पेपर में इसी तरह घूम रहे होंगे। तो आप हिंदी में टारगेट करिए कि हमारा नंबर 110 के हेर फेर में आए। और यदि हिंदी में आपका 110+ के हेर फेर में आ गया तो आपके जीएस जो पेपर हैं 4, उनमें एकाक में भी यदि कम भी आ गया तो आपका यहाँ से मैनेज हो जाएगा। क्यों मैनेज हो जाएगा? क्योंकि हिंदी का सिलेबस आसान है, पहला बात। दूसरा बात, यहाँ नंबर पाना जीएस के पेपर की तुलना में ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे वस्तुनिष्ठता ज़्यादा, क्योंकि 70 नंबर का आपका व्याकरण है। पैटर्न फिक्स है कि व्याख्या आनी है, अंतिम पैसेज आना है, उनके शीर्षक आना है, लेटर आनी है। यही 3-4 टॉपिक हैं। और इन 3-4 टॉपिक पे यदि प्रस्तुतिकरण को अच्छा करके हम लिख आते हैं तो हमारे नंबर जो है 100+, 105, 110 तक जा सकते हैं आराम से। तो आज हम इस वीडियो में, हमारे एक मित्र थे कृष्णकांत वर्मा, हम लोग साथ में मेंस लिखे थे, तो 21वीं रैंक पे एसडीएम में हुआ था। 21वीं रैंक कृष्णकांत, ठीक है। हम लोग दोनों साथ में मेंस लिखे थे, तो इनका सिलेक्शन 21वीं रैंक पे हुआ था। काफ़ी अच्छा लिखते थे और टैलेंटेड भी थे, तभी हुआ एसडीएम पे। तो इनकी कॉपी हम देखेंगे और बताएंगे कि इनकी कॉपी में ऐसी क्या विशेषता थी कि जो उनको नंबर अच्छा मिले। तो पहली बात, कॉपी की विशेषता बताने से पहले हम आपको बता दें कि हिंदी में आपकी वर्तनी और राइटिंग, प्रस्तुतिकरण, 3 चीज़ अच्छा है तो आपके 100+ आने हैं, बशर्ते आप व्याकरण वाले पोर्शन को अच्छा कर लीजिए। तो आइए हम आपको कॉपी दिखाते हैं इनकी, कि उनकी कॉपी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, और ऐसे लिखेंगे तो नंबर आपका, स्वाभाविक है कि आपके नंबर अच्छा आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये था व्याख्या का। तो ये व्याख्या एक ऐसे दे रखता है, तो उसमें व्याख्या में 2-3 क्वेश्चन पूछता है। तो पहले व्याख्या पे एक क्वेश्चन होता है कि त्रिमूर्ति की धारणा से आप क्या समझते हैं। ये उदाहरण के लिए व्याख्या है, ऐसा कोई भी व्याख्या होगा तो उसमें कुछ अच्छे शब्द होंगे जिसपे व्याख्या पूरी, आपका ये जो पैसेज होगा उस पर टिका होगा, उस शब्द पे। तो उस शब्द के बारे में आपको विस्तार से बताना होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें होगा कि गद्यांश का तात्पर्य अपने शब्दों में लिखिए, मतलब भावार्थ जो होते हैं अपने शब्दों में लिखिए। और तीसरा इस गद्यांश पे क्वेश्चन होगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये आपका एक हो जाएगा व्याख्या। रेखांकित जितने भी 2-3 रेखांकित होंगे वो व्याख्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन गद्यांश का आता है शीर्षक लिखने के लिए। शीर्षक आता है और उस पे जो है एक क्वेश्चन यह पूछता है कि कोई उस व्याख्या पे कोई प्रश्न निकल आता है तो उस पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इसमें पूछा है साहित्य से किस प्रकार की सामर्थ्य अपेक्षित है, ऐसे पूछ लेता है। और उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण आता है। तो संक्षेपण आता है रेखांकित पदों के, मतलब 2 पैसेज आते हैं, एक का संक्षेपण करना होता है, एक का व्याख्या करना होता है। संक्षेपण वाले में ही आपको शीर्षक भी लिखना होता है।
उसके बाद आपका लेटर राइटिंग आता है। लेटर राइटिंग के बाद आपका आता है व्याकरण पोर्शन, जो कि 70 नंबर का होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इनकी जो है कापी कैसे लिखते थे और इनका प्रस्तुतिकरण कितना अच्छा है। राइटिंग अच्छी तो है ही, और वर्तनी शुद्धि इनकी कापी में न के बराबर आप पाएंगे। तो देखते हैं, जैसे ये है हमारा पैसेज। तो विज्ञान बोध ने न केवल मानव ब्रह्मांड और सृष्टि से संबंधित मान्यताओं और अवधारणाओं में ही परिवर्तन किया, बल्कि हमें नए ढंग से सोचने पर विवश किया। इस दृष्टि से विज्ञान बोध हमारे वैचारिक क्षितिज को विस्तार प्रदान करता है और अनेक दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक समस्याओं तथा प्रत्ययों को एक नवीन परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। धर्म और दर्शन के अनेक प्रत्ययों और विचारों को वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा नए प्रकार से विवेचित किया जा सकता है और इस प्रकार के ज्ञान अंतर अनुशासनीय संवाद का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। एक प्रकार से यह संवाद हमें नए संदर्भों से जोड़ता है। उदाहरण स्वरूप त्रिमूर्ति की अवधारणा को लिया जा सकता है, जो कि एक वैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करती है। ब्रह्मा सृष्टि का प्रतीक है, विष्णु समरसता का और शिव विलय का प्रतीक है। त्रिमूर्ति की धारणा में सर्जन और विलय का एक नित्य चक्र स्पष्ट होता है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। प्रकृति के ये 3 नियम इस वैज्ञानिक सत्य को भी स्पष्ट करते हैं कि समस्त सृष्टि निरंतर सृजन की ओर गतिशील रहती है और इस क्रम में पदार्थ का विलय होता है, विनाश नहीं होता है। तो यह था हमारा व्याख्या। तो प्रश्न है कि त्रिमूर्ति की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आपकी राइटिंग जो है ना साफ और स्वच्छ, और कोई ऐसा पेन यूज करिए जिसकी थोड़ी लाइटिंग अच्छी हो, जो दिखने में थोड़ा आकर्षक लगे। तो इनका भाषा देखेंगे और कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में त्रिमूर्ति की अवधारणा को देखिए, ये त्रिमूर्ति की जो अवधारणा है इसको उन्होंने एक कामा में किया है। वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया है जो इस सत्य से परिचय कराती है कि सर्जन व विलय एक निरंतर प्रक्रिया है। जिस प्रकार ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालक अथवा संचालक तथा शिव पूर्ण विलय के प्रतीक हैं, उसी प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी प्रकृति के निरंतर का यही चक्री क्रम चलता रहता है, जहाँ विलय का अस्तित्व गतिशीलता को आधार प्रदान करता है, विनाश का नहीं। देख रहे हैं भाषा का फ्लो कैसा है। तो आप ऐसे ही फ्लो भाषा में लिखेंगे अपने शब्दों में। और वैज्ञानिक अबोध सृष्टि के नियमों की जटिलता को समझने में सहायक होता है, जो धर्म व दर्शन में तर्क को समाहित कर परिमार्जन का पथ प्रशस्त करता है। साथ ही देख रहे हैं ये यूज का है, साथ ही अनुसंधान के माध्यम से सृष्टि की त्रिमूर्ति धारणा को, इनकी एक विशेषता ये भी है कि ये लिखते लिखते अंडरलाइन नहीं करते थे। ये बीच में ही ब्लैक पेन लेके जो अच्छे शब्द होते थे जिनको अंडरलाइन किया जा सकता था उनको ब्लैक पेन से लिख देते थे। तो इसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है। त्रिमूर्ति की धारणा को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर मानवीय चेतना को विकासोन्मुख करता है। तो ये इनकी थी ये व्याख्या। दूसरा प्रश्न है, तो उपरोक्त गद्यांश का तात्पर्य अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए ये प्रस्तुत किस तरह लिखे हैं, प्रस्तुतिकरण इनका कि ये ब्लू पेन से शुरू किए हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट जिस पे गद्यांश हमारा टिका हुआ है उसको उन्होंने ब्लैक पेन से लिखा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान की महत्ता व वैज्ञानिक मनोविज्ञान। तो आप भी इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं कि हमें जो है अपना जो गद्यांश की व्याख्या लिखें उनमें जब हम स्टार्ट करें तो जो इम्पोर्टेंट शब्द हो जिस पे व्याख्या पूरी हमारी डिपेंड हो तो उनको दिखाने के लिए अंडरलाइन मत करिए, ब्लैक पेन लीजिए, क्योंकि हिंदी लिखने के लिए जो समय मिलता है वो पर्याप्त होता है। तो आप ब्लैक पेन लेके उसको बीच में ब्लैक से लिख दीजिए, फिर आप जो है ब्लू पेन से शुरू करिए। तो उन्होंने ऐसा ही लिखा है और नंबर भी इनके अच्छे हैं, 105 के ऊपर थे, 105 नंबर थे इनके। वैज्ञानिक विकास ने मानवीय चेतना को तर्क का आधार प्रदान करता है जो सामाजिक रूढ़ियों, मान्यताओं आदि में परिष्कार करता है। धर्म और दर्शन में वैज्ञानिक समन्वय एक दृष्टिकोण प्रतिपादित करता है। त्रिमूर्ति का उदाहरण के वैज्ञानिक सत्य को उद्घाटित करता है, जिसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट शब्द हैं। तो उन्होंने जो है ब्लू के बजाय ब्लैक यूज कर लिया है जो कि देखने में अच्छा लगता है, और ये अपना व्याख्या लिख दिए। और रेखांकित पदों की जो व्याख्या किए हैं उसको आप जो है ब्लैक से लिखिए। बहुत लोग जो हैं वो ब्लू से ही लिखते हैं, जैसा जीएस का पेपर लिख के आते हैं एक पेन यूज करते हैं, वो हिंदी में भी एक पेन यूज करके पूरा लिख के आते हैं एकदम सटा के। तो फिर कहते हैं नंबर पता नहीं कहाँ से नहीं आते हमारे, तो नंबर यहीं से नहीं आते, क्योंकि हिंदी का मूल आधार है प्रस्तुतिकरण और स्वच्छता, साफ सफाई।
यदि आपकी काफ़ी साफ सफाई से है हिंदी में, ब्लू और ब्लैक पेन दोनों का यूज अच्छा है, तो आपको नंबर प्रस्तुतिकरण पे मिलेंगे। बशर्ते आप बस व्याकरण वाले पोर्शन को अच्छा करिए, वहाँ पे वस्तुनिष्ठता ज़्यादा होती है, प्रस्तुतिकरण कम। तो ये देखिए इनका लिखने का तरीका, इसको ब्लैक से लिखिए, जो रेखांकित पद है उनको ब्लैक से लिखिए। ब्लैक से लिखने के बाद फिर आप शुरू करिए ब्लू पेन से। तो व्याख्या उसको जो है अपने तरीके से करिए, व्याख्या करिए, फिर जो है बीच बीच में छोटे छोटे पैराग्राफ में करिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं रहती हिंदी में। ये देखिए दूसरा व्याख्या उन्होंने किया, धर्म और दर्शन के अनेक, फिर डाट डाट डाट, फिर ये ब्लैक से लिखना बहुत जरूरी होता है ताकि हमें दिखे, एग्जामिनर को दिखे अच्छे से। ये देखिए प्रकृति के 3 नियम, विनाश नहीं होता है, और इनकी अशुद्धियाँ आप पाएंगे नहीं वर्तनी में। और बहुत से ऐसे लड़के लिखते हैं जिनकी वर्तनी में बहुत अशुद्ध मतलब गलत लिखते हैं, तो फिर बाद में वो कहते हैं कि हमारे नंबर से इतने आए नहीं। अगर आप हिंदी में वर्तनी गलती करते हैं तो आप नंबर कटते हैं, ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि बहुत से लड़के RTI कॉपी में देखे थे, वहाँ अगर हलंत भी नहीं लगा रहे हैं तो वहाँ भी नंबर आधा नंबर काट लिए जाते हैं। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि नंबर जो है कट जाते हैं अगर हम वर्तनी गलत लिखते हैं। तो ये देखिए शीर्षक है, तो शीर्षक आप ब्लैक से लिखिए, और ये व्याख्या एक आपको पैसेज देगा। पैसेज में से आप कहेगा कि ये पैसेज का मूल शीर्षक क्या है, तो आप शीर्षक ये लिखिए, साहित्य की प्रगतिशीलता, जैसे ये शीर्षक था, कोई भी पैसेज हो सकता है, उसका शीर्षक कोई भी हो सकता है। शीर्षक मतलब कि पैसेज का मूल तत्व क्या है, पैसेज किस शब्द के इर्द गिर्द नाचती है, तो उन्हीं को शीर्षक कहा जाता है। तो यह शीर्षक है, आप ऐसे लिख सकते हैं शीर्षक वाले प्रश्न को। और साहित्य से किस प्रकार की सामर्थ्य अपेक्षित है, तो इनका यही है। ये देखिए ब्लैक पेन जो बीच बीच में यूज करते हैं, राइटिंग इनकी अच्छी है ही, और वर्तनीय अशुद्धि है नहीं। लिखने का तरीका, भाषा शैली जो लिखी जाती है, देखिए परित्याग, धारणाओं, ये सब अच्छे शब्द हैं। वस्तुतः साहित्य जीवंत और प्रगतिशील की अवधारणा है। तो अच्छे अच्छे शब्द जो साहित्य में लिखे जाते हैं, एकदम ऐसा शब्द ना यूज कर लें कि जो पढ़ने में ही अटपटा लगे या खराब लगे। तो आप ये लिखते लिखते आएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। और संक्षेपण क्या होता है, तो एक आपको पैसेज दिया रहेगा, जैसे ये पैसेज दिया है, तो इस पैसेज का संक्षेपण करना है। तो संक्षेपण जो है 1/3 होता है। अपने शब्दों में इसी पैसेज को 1/3 में करके लिखना होता है। यदि इसमें 100 शब्द हैं तो आपको अपना संक्षेपण जो है 33 शब्दों में लिखना होता है। ये संक्षेपण हो गया, ठीक। संक्षेपण में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जब संक्षेपण आप कर दें तो आपका शब्द सीमा क्या है यहाँ पे वो लिख दें, और यहाँ पे लिख दें कि पैसेज का शब्द सीमा कितना है, 100। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ये भी अच्छा होता है क्योंकि 1/3 वहाँ पे देखा जाता है। अब है पत्र, इनका पत्र देखिए कैसे लिखते हैं। सरकारी पत्र किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। पत्र की सीरीज हम पढ़ा रखे हैं और उसमें पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आपका पत्र हम कंप्लीट करवाएंगे, तो उससे भी देखते रहिए। और सरकारी पत्र को देखते हैं, ऐसा अधोलेखन जिसके माध्यम से सरकार के विचारों, निर्णयों, अधिकारों, कर्मचारियों को सूचना आदान प्रदान करता है। इसमें विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, सांविधिक और संवैधानिक संस्थाओं, अधिकारों आदि के मध्य सूचना प्रेषण होता है। तो मतलब इन्होंने ब्लैक पेन का भी अच्छा यूज किया है, तो आप भी ऐसे यूज करके अच्छे नंबर्स पा सकते हैं। देखिए प्रेषक, सेवा में, अनुभाग, दिनांक, विषय, महोदय इन्होंने ब्लैक में यूज कर लिया, फिर ये ब्लैक में यूज कर लिया, ये कर लिया। इससे क्या है ना, देखने में अच्छा लगता है और आपको नंबर 1-2 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब विज्ञप्ति से पूछ लिया है, तो ये देखिए विज्ञप्ति क्या है, इन्होंने देखो ब्लैक ब्लू पेन का यूज बराबर किया है और अच्छे से किया है। बाकी ये आपके व्याकरण पोर्शन है, व्याकरण में आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो नंबर कटेंगे, सिंपल सी बात है। तो आप व्याकरण पे जो है अच्छा पकड़ करिए, अगर आप व्याकरण में अच्छे कर लेंगे तभी नंबर आपके अच्छे आने वाले हैं, अन्यथा जो है आप भी 90 के हेर फेर में सिमट जाएंगे। और 90 के हेर फेर में सिमटे तो आपको GS में बड़ी हाथ पैर माननी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे आसानी से नंबर आ सकते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। और दूसरा पेपर है निबंध की भी चर्चा हम करेंगे कि निबंध में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं और निबंध अच्छा कैसे लिखें, उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे बाद में। तो ये सब था। और हाँ, ये भी एक ध्यान रखिए कि आप जो है मुहावरा जो होता है, मुहावरा का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि मुहावरे 30 नंबर के आते हैं इस पेपर में, और 30 नंबर में लड़कों को 27 नंबर तक भी मिलते हैं।
तो आप मुहावरे का प्रयोग भी करिए, क्योंकि मुहावरे का अर्थ सभी रटते हैं, प्रयोग कोई नहीं करता। फिर एग्जाम में जाके राम ने सीता से कहा कि 9 2 11 हो जाओ, तो ऐसे टाइप के फिर यूज करके आते हैं, फिर उनके नंबर्स मिलते नहीं हैं। तो आप मुहावरे का जो प्रयोग करें, आप प्रशासनिक चीज़ों से जोड़ के मुहावरे का प्रयोग करिए, तब जो है आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये मुहावरे हैं। अपनी खाल में मस्त रहना, अपने में मग्न रहना। श्याम को किसी से क्या मतलब है, जब देखो बस अपनी खाल में मस्त रहता है, उसे दुनियादारी की कोई चिंता नहीं है। तो ये भी प्रयोग सही है। आप एग्जाम में दोनों मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। एक तो छोटे मोटे वाक्य जो प्रयोग करेंगे, एक आध 4-5 जो है 10 आते हैं, 4-5 आप बड़े वाक्य प्रयोग करिए अच्छे से, जो प्रशासनिक हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, उन सबको कनेक्ट करके यूज करिए। और 4-5 जो है छोटे छोटे वाक्य नॉर्मली नाम राम ने श्याम से ऐसे यूज किया। क्योंकि आप मेंस में एक समस्या ये भी रहती है कि वहाँ पे लिखने के स्पेस कभी कभी कम आ जाते हैं, और जब स्पेस कम होते हैं तो आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस सभी नहीं लिख सकते हैं। तो आपको जो है ये पहले स्पेस देख लेना है कि हमारे पास स्पेस कितना है, उस हिसाब से अपनी रणनीति बना के हमें लिखना होता है। तो ये था मुहावरा। ठीक है, और ये है मुहावरा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इनके नंबर्स अच्छे थे, ये SDM बने थे, SDM में इनकी 21वीं रैंक थी। और ये टापर्स कापी है, आप देख के अच्छा से यहाँ से कुछ सीख सकते हैं कि ब्लैक और ब्लू पेन का यूज अच्छे से कैसे करें। और इस वीडियो का यहीं हम रोकते हैं। बाद में हम आपको GS के पेपर भी दिखाएंगे और निबंध पे भी चर्चा करेंगे कि निबंध में अच्छे नंबर्स कैसे लाएं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, बाय बाय।